तो चंद्रयान की सफलता के बाद आज भारत एक और इतिहास रचने जा रहा है। भारतवासियों के लिए, भारतीय वैज्ञानिकों के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आदित्य L1 अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर स्थापित हो जाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद वो ऐतिहासिक पल आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख सकते हैं। तो इंडिया के लिए स्पेस में ये सनशाइन मोमेंट होगा, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इसी पर हम और बातचीत करेंगे। तमाम ऐसे सवाल हैं जो आप दर्शकों के मन में भी कौनते रहते होंगे, उनका भी जवाब जानेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर PD सहारे जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे साथ मोहम्मद शाहरुख, जो कि खगोल शास्त्री हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोफेसर PD सहारे जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगी। अब से थोड़ी देर के बाद ही अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर आदित्य L1 स्थापित होगा। इतना वक्त लग गया, यानी कि लगभग 4 महीने का वक्त था जब आदित्य L1 ने पूरा इसको ट्रैवल किया, इस ट्रेजेक्ट्री को। इतना वक्त क्यों लगा, और अब से थोड़ी देर के बाद जब ये पहुँचने वाला है, बहुत सारे सवाल भी हैं लोगों के मन में। अब जो पहुँचने वाला है वो क्षण कैसा होगा? जी, आपने जैसे कहा कि ये जब सैटेलाइट छोड़ा गया तो वो जो अर्थ बाउंड है, या हमारी यदि ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, तो वो एकदम सीधा नहीं गया जी। तो वो पृथ्वी के पहले चक्कर लगाते रहा। ये इसलिए कि उसको सफिशिएंट, जो उसको चाहिए उतनी ऊर्जा उसको अर्जित करनी थी। तो वो ऊर्जा अर्जित करने के बाद 4 बार चक्कर लगाने के बाद फिर वो जो है वहाँ पहुँचा। तो ये सीधा रास्ता नहीं था, तो उसमें भी वक्त लगा। अब वो वहाँ जब पहुँचा है, वहाँ L1 पॉइंट पर, तो उसके बाद वो जिस तरह से चक्कर लगा रहा था उस दिशा में चक्कर नहीं लगाएगा, तो क्योंकि ये पृथ्वी बाउंड था। अब जो है उसकी जो परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे जब जा रहा है तो वो अब ऐसा होकर के सूर्य के ऐसे चक्कर लगाएगा। तो ये जो परिवर्तन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही जो पॉइंट है अभी जो है वो ही किया जा रहा है कि ये जो अब ये चक्कर लगा रहा था और वो वहां तक पहुंचा है, और उसके बाद वो जो उसका पाथ, उसका जो ऑर्बिट है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। इससे परपेंडिकुलर या इससे लंबित ऐसा होकर के इस तरह से चक्कर लगाने लगेगा। PD सहारे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, ये ट्रांजिशन का दौर था और इस ट्रांजिशन के दौर में 127 दिन का वक्त लग गया। लेकिन अगर मोहम्मद शाहरुख, अगर आप हमें समझाएं कि प्रेजेंट में सरल भाषा में कि हो क्या रहा है, जब लैंग्वेज 1 पॉइंट पे वो पहुंचेगा तो क्या होगा, और उसके बाद क्या होगा, और कैसे यूजफुल होगा? देखिए, जैसे कि हमने बात करी कि ये एक नॉर्मल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक ऑब्जर्वेटरी है। हमें ये ऐसी जगह पे फिक्स करना है, हमें अपने स्पेस में, जहाँ से उसका बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन अर्थ के साथ भी हो, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर ले हमारा सन भी। तो हमने देखा कि एक पॉइंट है सन और अर्थ के बीच में, जिसे हमने L1 पॉइंट का नाम दिया है, लाग्रांजेस पॉइंट 1। हालांकि ऐसे और भी 4 और पॉइंट्स हैं हमारे पास, पर ये ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे ठीक सामने है, सन और अर्थ के बीच में 1% की दूरी पे, लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे। जब हम वहाँ पर जा रहे हैं तो हमारा पाथ तो सीधे है, ठीक हम नोक पे जा रहे हैं अपने सूर्य की तरफ, पर अब हम वहां पर जाकर अचानक से ब्रेक नहीं लगा सकते कि हम जाकर रुक जाएं L1 पॉइंट पे। हमें एक ऐसा मूवमेंट करना होगा, ऐसा मनूवर करना होगा उस L1 पॉइंट के अराउंड कि वहां पे वो फिक्स हो जाए। वहां से जो अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल है और जो सूर्य का बल है वो दोनों बराबर हो जाए। वो ऐसी मूवमेंट होनी चाहिए। तो अगर आप देखें तो वो इस तरह से मूव करेगा जैसे सर ने बताया हमें, जो कि दोनों के पैरेलल होगा, इसका गुरुत्वाकर्षण बल और उसका आकर्षण बल, और ये बीच में इसके मूव कर रहा है। यानी कि आदित्य L1, यस L1 जिस तरीके से जब हेलो ऑर्बिट में इसे प्रवेश करवाया जाएगा तो कितनी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि स्टैटिक रहना है उसे। बाकी तो सैटेलाइट्स मूव करती हैं, हमें पता है, लेकिन उसे तो स्टैटिक रहना है ताकि वो अध्ययन कर सके। कितना चैलेंजिंग होगा ये? जी हाँ, असल में स्टैटिक रहने का मतलब रिलेटिव है कि हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, पर तब भी उस लेस मूवमेंट के साथ भी लगभग 30,000 किलोमीटर की स्पीड से वो मूव करता ही रहेगा हमेशा। वो कभी भी एक जगह पर रुक नहीं सकता। अगर वो रुक गया तो या तो वो सूर्य की तरफ जाना शुरू कर देगा या फिर धरती की तरफ आना शुरू हो जाएगा। स्टेबल नहीं हो पाएगा हमारे 15 लाख किलोमीटर की स्पीड से। इसलिए हमें चाहिए कि हम उसे कम से कम 30,000 किलोमीटर की स्पीड से उसे सर्कुलर पाथ में मूव कराएं।
वो फिक्स रहने वाली है, वो स्पीड कभी चेंज नहीं होगी, वो चेंज सेम रहने वाली 3000 लेकिन की speed। मोहम्मद शाहरुख, आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि उसको स्टेबल करना होगा, लेकिन एक क्वेश्चन बार बार उठता है चंद्रयान 2 के बाद से, जबकि सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी, हार्ड लैंडिंग हुई, सक्सेसफुल नहीं हुआ। चंद्रयान 3 में सॉफ्ट लैंडिंग हो पाई, लेकिन जब हम आदित्य L1 की बात करते हैं तो हेलो ऑर्बिट में इंजेक्ट कैसे कराएंगे, क्या चैलेंजेस होंगे इसरो के साइंटिस्ट के सामने? जी हाँ, बहुत चैलेंजेस तो हैं, क्योंकि पिछले साल भी हमने जो एक कोशिश करी थी, SSLV रॉकेट का एक अध्ययन हमने करा था, जिसमें हमने एक छोटा सा पेलोड भेजा था, उसमें भी एक छोटी सी गड़बड़ हो गई थी, जिसकी वजह से वो हमारा पाथ एक हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में चेंज हो गया। तो वो प्रॉब्लमेटिक है वाकई, इस तरह की जोखिम तो यहाँ पे भी रहते हैं। पर हाँ, इस पे इतना अध्ययन हो चुका है, इतना ज़्यादा हमारे पास डेटा इकट्ठा हो चुका है, इतने ज़्यादा मैन्यूवर कराने के बाद, कि इसके चांसेस बहुत कम है। ये आसानी से, मेरा ख्याल है कि मैन्यूवर करेगा अपने पहले से प्रोजेक्टेड पाथ पे। पर हाँ, मुश्किल तो है, ये चैलेंजिंग फेज है। प्रोफेसर, आपको क्या लगता है कितना ये चैलेंजिंग हो सकता है साइंटिस्ट के लिए? ये जब इसे इंसर्ट किया जाएगा, कितना बड़ा ये चैलेंज हो सकता है? क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि अब इसके बाद क्या होगा। देखिए, ये चैलेंजिंग है, लेकिन इसरो के पास, जैसे कि कहा गया, कि पहले से इस तरह का डेटा है, और इसरो ने इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस पहले भी उन्होंने स्वीकार किए और किए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये इसमें कोई गड़बड़ियाँ होगी और इस तरह का कुछ होगा। मुझे लगता है कि ये आसानी से हो जाएगा, और वो हेलो ऑर्बिट में जो है आसानी से प्रवेश करके अपने जो कार्य वो जो है वो शुरू कर देगा। लेकिन प्रोफेसर साहब, तैयारी कितनी भी पूरी हो, लेकिन हार्ट बीट तो साइंटिस्ट की और साथ साथ हमारी भी बढ़ी रहती है, क्योंकि हम चाहते हैं मिशन सक्सेसफुल हो। लेकिन आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कहते हैं कि सन की जो पहली लेयर है कोरोना, उसकी ये स्टडी करेगा। जैसे अर्थ की क्रस्ट, मेंटल कोर, 3 लेयर्स होती हैं, क्या सन की भी ऐसी लेयर्स है, और है तो कौन सी हैं? नहीं, देखिए, सन का जो सरफेस है वो उसमें टेम्परेचर कम है, लेकिन जैसे जैसे सन के यदि हम कोर के दिशा में जाएंगे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि हम उस कोर की, हम तो सरफेस की ही स्टडी उसमें ज़्यादातर जो टेलीस्कोप लगे हैं उसके करेंगे, और उसके बाद जो मेन है कि जो फ्लेयर्स आएंगे बीच बीच में, 11 साल के बाद में एक बार जो सोलर जो है, एक सोलर सिस्टम होता है और उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। तो इस तरह का जो सोलर फ्लेयर्स आएंगे या इस तरह की गड़बड़ियाँ होगी, उससे बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो सकती है। कि जैसे कि सोलर की गड़बड़ी आने से उसमें से ऊर्जा बहुत एक साथ निकल आएगी, उसमें जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकल आएंगे। तो हमें तो उसकी स्टडी करना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सैटेलाइट जो और घूम रहे हैं उसमें उस एनर्जी का, उसके मैग्नेटिक फील्ड का और सब तरह का ये करके वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सारा एक स्टॉर्म आया, तो स्टॉर्म आने से जैसे जिस तरह से सुनामी तरह, तो इस तरह के हम सोच सकते हैं कि ये सूरज की सुनामी है, और उससे बहुत सारी गड़बड़ियां हो सकती है, पृथ्वी पर भी हो सकती है। इस वजह से हमें ये डेटा जुटाना और इसके साथ ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। आदित्य L1 को हम किस तरीके से सेफ रख सकते हैं? जब आदित्य L1 इस हेलो ऑर्बिट में होगा प्रोफेसर साहब, तो जो भी आप कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब इमिट होगी सन से, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी करता है, इमिट भी करता है, तो वहां पर कितना चैलेंजिंग होगा कि उस पर कोई असर ना हो आदित्य L1 पर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई ज़्यादा असर होगा इसका, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां वहां पर होगी उससे संभावित जो भी चैलेंजेस आ सकते हैं उसकी स्टडी पहले से की जा चुकी है कि क्या क्या हो सकता है। वो फ्लेयर आने से टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, ज़्यादा रेडिएशन आएगा तो वो उसका कितना इफेक्ट होगा, इस तरह से, और उसके जो उपाय हैं ये पहले से किए गए हैं। इसीलिए मुझे लगता नहीं है कि ये, उन्होंने तो कहा है कि 5 साल तक, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सालों तक, हो सकता है 20 साल तक भी वो काम करते रहेगा और हम बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रोफेसर सहारे साहब। लेकिन मोहम्मद शाहरुख, ये बताइए कि जिस तरीके से हमने अपनी ऑब्जर्वेटरी भेजी, जाहिर है ये पहली ऑब्जर्वेटरी या पहले भी बता चुके हैं, इसके पहले सोहो भेजा जा चुका है, लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस हमने 15 लाख किलोमीटर तय किया है। क्या कोई और मिशन ऐसा रहा है जिसने और आगे तय किया हो? जी हाँ, ऐसे कई मिशन पहले नासा ने भेजे हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलके, जिसमें से कि अभी 2018 में, लगभग 5 साल पहले, एक पार्कर सोलर प्रोब भेजा था। वो काफ़ी एडवांस था, जिसने सूर्य के बहुत करीब जाके काफ़ी डेटा लिया था।
लगभग 65 लाख किलोमीटर दूर, जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, काफ़ी करीब है सूर्य से। सो वो ऑब्जर्वेटरी, वो भी एक तरह का हमारा एक अच्छा ह्यूमन एंडेवर बोल सकते हैं उसे, है ना, मानवता के बनाया गया एक बड़ी अच्छी मशीन थी वो भी, और अभी भी वो घूम ही रही है। वो कभी बहुत करीब जाती है तो कभी बहुत दूर जाती है, जैसे एक कॉमेट होता है उस तरह का एक हाईली एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है पार्कर सोलर प्रोब। ये एक अच्छी चीज़ है, पर हाँ, कई मानों में हमारा जो आदित्य L1 है वो उससे बेहतर है, क्योंकि वो सिर्फ सूर्य को स्टडी करता है। पर हमारा जो पार्कर प्रोब है, हमारा जो आदित्य L1 है, वो हमारे धरती के ज्यादा करीब है, इतना करीब है कि हमारे पास आने वाली जो रेडिएशन, बिल्कुल मोहम्मद साहब आपके पास आएंगे, लेकिन बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है, क्योंकि आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में स्थापित हो चुका है। आदित्य L1 अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। आदित्य L1 अंतिम कक्षा में हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। पीएम ने लिखा है कि भारत का मिशन आदित्य L1 अभी तक सक्सेसफुल रहा है, हेलो ऑर्बिट में स्थापित हुआ है आदित्य L1। कितने बड़े बेंचमार्क के तौर पर देखते हैं प्रोफेसर साहब आप इसे? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, और मुझे तो पहले से ही बहुत कॉन्फिडेंस था, और ये लगता था कि ये बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और इसमें कोई गड़बड़ियों की कोई संभावना थी नहीं, क्योंकि हमारे पास में इस तरह का बहुत पहले से डाटा था, पहले से सारा अध्ययन किया गया था। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बहुत अच्छी बात है कि वो अभी फाइनली अपने ऑर्बिट में वो स्थापित हो गया, और ये ऑब्जर्वेटरी अभी अपना काम करना शुरू करेगी। बहुत सारा डेटा हमें मिलेगा, और उससे मानव, हमें ही नहीं, पूरे मानव जाति को बहुत फायदा होगा। मोहम्मद शाहरुख जी, सनशाइन मूवमेंट तो हमारे लिए है ही, क्योंकि वो स्थापित हो चुका है। अब कितनी देर में ये अपना काम करना शुरू कर सकता है? मैं बताना चाहूँगा कि इसने अपना काम ऑलरेडी नवंबर के महीने से ही शुरू कर दिया था। इसके कई सारे पेलोड्स ने हमें जानकारी देना शुरू कर दी है तब से ही। पर हाँ, अब जब ये रुक गया है वहाँ पर, या फिर कह सकते हैं कि रिलेटिवली वो काफ़ी स्टेबल हो गया है अपने जो भी उसका पाथ था वहाँ पे, तो अब हम इसे अपने फुल फॉर्मेट में अपने सारे एक्सपेरिमेंटेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि ये ना सिर्फ सन को स्टडी करता है, पर सन से निकले हुए जो रेज हैं, जो पार्टिकल रेडिएशन है, जो कैंसर तक कर सकते हैं, बहुत खतरनाक रेडिएशन, उनका अर्थ पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसे भी समझने में ये बहुत सक्षम है, क्योंकि इसके पीछे वाला around 4 months since it started its journey on 2nd September and reaching on 6th January 2024. So little more than 4 months it's taking. And it will reach its final point on 4 p.m. according to ISRO today. तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है और कहा है कि हमने एक और लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया है। उन्होंने तमाम वैज्ञानिकों को बधाई भी दी है, और लगातार गेस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद शाहरुख जी, आप कोई बात कह रहे थे, उसे आप पूरी कीजिए, फिर उसके बाद अगला सवाल पूछिए। हाँ जी, मैं कह रहा था कि अब जबकि ये अपनी जगह पे स्थापित हो गया है, तब हम बेहतर तरीके से अपने सारे एक्सपेरिमेंटेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना करना, जो भी हमने शेड्यूल बना रखा है। और इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि जो पहले के जो प्रोब्स गए, जैसे कि पार्कर सोलर प्रोब्स, उससे ये कुछ मायनों में बेहतर है, इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ सूर्य को स्टडी करता है, पर उसके जो प्रभाव धरती पे पड़ते हैं, जो हार्मफुल रेडिएशन आती है, उसको ये धरती के पर्सपेक्टिव से, धरती के लिहाज से भी समझने की कोशिश करता है कि धरती पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है ना, जो कि होते रहते हैं सूर्य के सतह पे, जैसे कई सारे हमारे जो है फ्लेयर्स हैं वो बहुत पावरफुल निकलते हैं। कई बार जो है हमारे ऐसे रेडिएशन होती है जो सोलर सिस्टम के दूसरे हिस्से तक पहुंचती है। और सोलर स्टॉर्म्स को मोहम्मद शाहरुख हम कैसे भूल सकते हैं? अभी अमेरिका में जब सोलर स्टॉर्म आया था तो देखा था सबने कि किस तरीके के हालात वहां पर थे। लेकिन इस तरह की बहुत सी चीजें हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज हो गई या हीट स्टॉर्म्स हो गए, इस तरह की कई सारी चीजें हैं जिनका पता लगाया जा सकता है। लेकिन उनमें एक अहम है प्रोफेसर साहब, CME। ये क्या है कोरोनल मास इंजेक्शन, और किस तरीके से ये पृथ्वी को इफेक्ट करेगा? देखिए, इस पृथ्वी पर जो है हम सुरक्षित है, ये इसीलिए कि हमारे पास एक लेयर है, हमारे पास एटमॉस्फेयर है। इस तरह का एटमॉस्फेयर किसी भी ग्रह पर जो है अंतरिक्ष में नहीं है। अब ये जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। तो यदि सूर्य के इस फ्लेयर से कुछ ऐसे पार्टिकल्स आते हैं, ऐसे रेज आते हैं, कॉस्मिक रेज है, एक्स रेज है, और जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि वहाँ तो न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, ठीक है, तो और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है,
तो जो भी फ्लेयर होंगे, कुछ ये होगा, उससे तापमान का भी फर्क पड़ सकता है, उससे जो घातक जो रेडिएशन आ रही है वो कहाँ तक एब्सॉर्ब होगी और उसमें से कितनी धरती पर पहुंचेगी, इसकी स्टडी भी करना बहुत जरूरी है। साथ साथ जो हमारे सैटेलाइट्स जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, बाकी तरह की स्टडी करने के लिए हमारे जो इस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तो बाकी मिलिट्री सैटेलाइट्स है, बाकी सब जो भी कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स है, ये सैटेलाइट भी सुरक्षित रखना हमें बहुत जरूरी है। और ये तभी सुरक्षित रख सकते हैं कि इस तरह का डेटा कि इस प्लेयर्स के वजह से उनको कितना नुकसान ये जो पहुंचेगा। तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या ये इसी तरीके से ऑर्बिट में घूमेगा? जी, इसको सर एक्सप्लेन करके सरल भाषा में हमें बताइए। जी हाँ, जो L1 पॉइंट है हमारा, जिसको हम एक स्टेबल पॉइंट भी बोलते हैं, इन दो बॉडीज के लिए, सिर्फ अर्थ और सन के लिए हमारे ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, जिसमें से एक L1 भी है। उस स्टेबल पॉइंट के अराउंड ये जैसे हमने देखा है इस एनिमेशन में, उसी तरीके से ये एक सर्कुलर पाथ, लगभग इस सर्कुलर पाथ में एनिमेशन मूव को अगर आप करेगा। समझाएं कि किस तरीके से वो मूवमेंट करेगा। जैसे कि इसके सेंटर में जहां पर हमारा L1 जो है, आदित्य L1 मूव कर रहा है, उसके सेंटर में हमारा L1 पॉइंट है और उस सेंटर के अराउंड ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करने वाला है। थोड़ा सा इलिप्टिकल भी है हालांकि, पर ये एक सर्कुलर मोशन में मूव करता रहेगा और ये करता ही जाएगा अगले जितना भी इसके चरण है कई सालों तक, ये इसी तरह से मूव करेगा। सुनने में लग रहा है कि ये लगातार मूव कर रहा है, तो ये ऑब्जर्वेटरी क्यों कह रहे हैं इसे कि एक जगह पे टिका हुआ है? वो इसलिए क्योंकि जितना बड़ी जगह पे है ये आकाशगंगा में, जितनी बड़ी जगह इसने ले रखी है, उस हिसाब से इसका मूवमेंट एक बहुत छोटा सा है। मतलब कि सूर्य को अध्ययन करने के लिए छोटी मोटी मूवमेंट जो ये कर रहा है, सर्कुलर मूवमेंट, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये अच्छे तरीके से हमारा एक ऑब्जर्वेटरी की तरह काम करेगा, समझेगा सन के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने इसमें 7 पेलोड्स भी लगाए हैं, 4 सन को समझने के लिए और बाकी 3 उसका जो प्रभाव अर्थ पे पड़ रहा है उसे समझने के लिए। बिल्कुल, जो सन में होता है, क्योंकि सन जिस तरीके से लाइट और एनर्जी एमिट तो करता ही है, लेकिन उसके अलावा जिस तरीके से रेस की बात अंकिता भी कर रही थी, एक्सरे, कॉस्मो रेज, जो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं और अर्थ की डायनामिक्स और एटमॉस्फेयर को भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगी, जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, जो सन का कोर होगा वो ठंडा होगा, सरफेस जो होगी उसकी वो गर्म होगा, और जो कोरोना लेयर, जो अपर मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर है, वो गर्म होगा। ये जो डिफरेंस आ रहा है, इसको स्टडी हम कितने हद तक कर पाएंगे, क्योंकि इस सवाल का जवाब अब तक मिल नहीं पाया। नहीं, देखिए, जो हमें अलग अलग तरह के पेलोड्स जो हमने भेजे हैं, जैसे सूट है, जैसे और भी उनको नाम दिए हैं, VCL है, और ये तो वो जो है, हम सिंपल भाषा में यदि कहे तो एक हमारा पूरा एनर्जी स्पेक्ट्रम है। एनर्जी को हम अलग अलग इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो एनर्जी में एक विजिबल रेंज, जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, वो बहुत कम, बहुत छोटा सा भाग है उसका। बाकी जो भी रेज है, बाकी जो भी एनर्जी है, वो हमें दिखाई नहीं देती। अब ये एनर्जी जब दिखाई देती नहीं है, तो इसकी स्टडी करने के लिए अलग अलग तरह के डिटेक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए जो विजिबल जो रेज आ रहे हैं, उसके लिए ये सूट, ये जो VCL जो भी है, इस तरह का एक पेलोड दिया है। उसके बाद में आएगा UV का स्टडी करने के लिए अलग तरह की डिटेक्टर है, इसलिए वो अलग है। उसके बाद में सॉफ्ट एक्सरेज है, हार्ड एक्सरेज है, उसके बाद में अलग अलग तरीके के प्रोफेसर साहब, इसे क्रोनोग्राफी स्पेसक्राफ्ट भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि हमने 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है, लगभग 14 करोड़ का डिस्टेंस और भी है, पहली परत पर क्या कुछ चेंजेस होंगे और उन चेंजेस का हमारी धरती पृथ्वी पर क्या कुछ इफेक्ट होगा, ये स्टडी करने के लिए आज हमारा आदित्य L1 मिशन जो था वो सक्सेसफुल होता दिखाई दे रहा है। मोनिका, L1 लैंग्वेज जो पॉइंट था वहां स्थापित हो गया है। बिल्कुल, तो देखिए, हमने अपनी कक्षा में उसे पहुंचा दिया, फाइनल कक्षा में, और महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट था, वो हमारा जो कठिन प्रोजेक्ट था, वो पूरा भी हो गया है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लेकिन लैंग्वेज पॉइंट तक वो पहुंच गया है आदित्य L1, और उसके बाद अब हम सन को भी एक्सप्लोर करेंगे चांद के बाद।